आइए आज के सत्र में हम इस ऋतु के बारे में हमारे विशेषज्ञों से जानेंगे। हमारे साथ इस सत्र में हकीम मनीराम जी जुड़े हुए हैं, जो स्टेट तकमील उत्तिप कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वैद्य सुनील आर्या जी हैं, जो कि जीवनी आयुर्वेद पंचकर्म एवं क्षार सूत्र चिकित्सा केंद्र गुरुग्राम हरियाणा में एमडी, संस्थापक एवं प्रधानाधीशक हैं। साथ ही हैं डॉक्टर शशि शर्मा जी, जो राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल लखनऊ में प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विभाग में रीडर हैं। हमारे साथ जुड़े हैं योगाचार्य डॉक्टर अवधेश कुमार शर्मा जी। आप योगाचार्य व प्राकृतिक चिकित्सक हैं तथा समग्र योग साधना एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ के संस्थापक व निदेशक हैं। हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़ी हैं डॉक्टर लिपि पुष्पा जी। आप राजकीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान लखनऊ में ऑफिसर इंचार्ज, अनुसंधान अधिकारी व वैज्ञानिक हैं। आप सभी विशेषज्ञों का आज के इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। इस सत्र को आगे बढ़ाने से पहले मैं डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा जी से आग्रह निवेदन करूंगा कि वे आज के सत्र व जीवनी सोसाइटी के बारे में कुछ शब्द कहें। धन्यवाद आशीष जी। जैसा अभी मनीषा और आशीष जी ने बताया, इस ऋतु के बारे में और विशेष के विषय बाद में बताएंगे। मैं जीवनी के बारे में, आप में से अधिकांश लोग पहले से परिचित हैं। जीवनी सोसाइटी पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती रही है, और पिछले करीब 10 वर्षों से ये मिशन समृद्धि के साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ा रही है। और अभी जैसा ये इस प्रोग्राम के बारे में बताया भी गया है, ये मिशन समृद्धि ही आगे चलकर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएगी। और जीवनी सोसाइटी ने इस तरह के अलग अलग विषयों पर बहुत सारे वेबिनार तो ऑर्गेनाइज किए ही हैं। 10 वर्षों से अधिक समय तक जीवनी पत्रिका का प्रकाशन के अलावा बहुत सारे आईसी मटेरियल जैसे पोस्टर्स और छोटी छोटी बुकलेट्स और तैयार करके और लोगों को उपलब्ध कराई हैं, अधिकांश हिंदी में। और उसके अलावा कई कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी किए हैं। तो जीवनी सोसाइटी इसके अलावा गांव में भी स्थानीय जड़ी बूटियों से कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है, घरेलू मैनेजमेंट, साधारण रोगों के बारे में कैसे किया जा सकता है, उसमें घरेलू मसाले और जो साधारण ज्ञान लोक स्वास्थ्य परंपराओं में है उससे कैसे कर सकते हैं, इस पर हमारा फोकस रहा है, जिसका काफी अच्छा असर भी देखने को मिला है। तो आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग विशेषज्ञों से उनके बारे काम इस विषय के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर मेहरोत्रा। आगे बढ़ने से पहले सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि सत्र के दौरान या चर्चा के दौरान आपके जो भी जिज्ञासा या प्रश्न होंगे उन्हें कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में आप उसको टाइप कर दें, या फिर सत्र के अंत में अपने सवाल पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ इस तरह के वेबिनार से आगे, जैसा कि भी सर ने बताया कि हम आगे भी इस तरह के वेबिनार करते रहते हैं हम, तो आगे आपसे जुड़े रहने के लिए आप अपना नंबर भी चैट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, जिससे हम आपको सीधे लिंक भेज सके। तो अगला, तो जो चर्चा का बिंदु है हमारा अभी, मैं डॉक्टर अवधेश जी से जानना चाहूंगी, योगाचार्य अवधेश जी से, इस ऋतु के बारे में कि बसंत ऋतु क्या की विशेषताएं और इस ऋतु में वातावरण में क्या क्या बदलाव आते हैं, तो साथ ही स्वास्थ्य के नजरिए से इस ऋतु का क्या महत्व है। डॉक्टर अवधेश जी मनीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्ते, और विशेषकर इस पूरी टीम को, सोसाइटी को, जिन्हें इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया, मैं बहुत बहुत कोट धन्यवाद डॉक्टर एस.एम. मल्होत्रा जी का। बहुत अच्छी परिचर्चा हम लोगों की अक्सर होती रहती है इन विषयों को लेकर के, और अच्छा लगता है सब लोग से जुड़ करके इन विषयों के साथ। विशेषकर
वैद आशीष जी और मनीषा जी कंडक्ट करते रहते हैं इस कार्यक्रम को, तो सूचनाएं आती रहती हैं हमारे पास। आज एक अच्छे विषय को लेकर फिर आप लोग आए हैं। एक ही तो विषय है तूने तो। आज का विषय है कि वसंत ऋतु का आधार। आपको बुद्धा और बुद्धि को क्या खिलाएंगे मैं? वसंत ऋतु की चर्चा तो एक जो हम लोग एक सर, एक मिनट, सभी से अनुरोध है कि सभी अपना माइक जो है म्यूट पर रखें। मनीषा जी से कहूंगा कि वो यहाँ से म्यूट कर दें, हो सकता है वो म्यूट ना कर पा रहे। उदेश जी, नहीं देता तेरे को चाय। अवधेश जी आप म्यूट हो गए, थोड़ा आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो मैं अपनी बात वक्ता के अलावा बाकी लोग म्यूट रखें, वक्ता के अलावा बाकी लोग म्यूट रखें जब तक कोई प्रश्न पूछना हो। मैं अपनी बात को रखूं आशीष जी? जी सर, जी सर, हाँ, बिल्कुल कंटिन्यू कर लीजिए सर। जी जी जी। तो गुरु जी की कहानी से मैं अपनी बात को रख रहा हूं। बसंत परिवर्तन का समय है और हम परिवर्तित हो रहे हैं। तो कहते थे बसंत ऋतु ही पूरे भाव को परिवर्तन करता है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और जो सामाजिक स्तर है उसका भी परिवर्तन बसंत के द्वारा ही। ऋतुओं का राजा कहा गया है। कहा गया है कि राजा दशरथ के मन में प्रतिष्ठी यज्ञ का जो अवतरण हुआ था वो बसंत ऋतु में ही हुआ था। यानी जो प्रतिष्ठी यज्ञ उनको करना था तो बसंत ऋतु में ही उनकी क्या कहते हैं ये मन में विचार आए। वर्षा ऋतु में क्यों नहीं आया, शरद ऋतु में क्यों नहीं आया विचार, यानी वसंत उत्सव में ही उनका यह विचार आया। देवी का जागरण होता है। अभी हम कुछ दिन के बाद नवरात्र में प्रवेश कर जाएंगे। माँ सरस्वती की हम पूजा ज्ञान की अभिव्यक्ति द्वारा करते हैं। यानी अब हमारे अंदर दो चीज बहुत अच्छी परिवर्तित हुई, एक चेष्टा यानी एक जानने की जिज्ञासा और एक अपने आप को परिवर्तन करने की इच्छा, यानी स्थिरता आती है हमारे यहाँ। इस समय जब दो मौसम का स्वरूप होता है तो संक्रमण काल कहा जाता है और जानने की इच्छाएं बढ़ती है। मेरी भाषा में यौगिक प्रयोग ज़्यादा होगा, आयुर्वेदिक स्वरूप आप लोग बाकी विशेषज्ञ आयुर्वेद के होंगे। मैं तो एक विषय को रख कर रहा हूँ सामने आपके, जो मेरा विषय योग से है। योग में सामाजिक पारिवारिक परिवर्तन आता है और योग में गुणों को परिवर्तन कहा जाता है। तमो सतो रजो को गुण परिवर्तन कहा जाता है। तो अब अगर वसंत ऋतु में आप देखेंगे तो हम जिस ऋतु को परिवर्तित करके और जिस ऋतु की तरफ प्रवेश कर रहे हैं दोनों का मध्यकाल है। तो योग में भी ये बताया गया है। अब मध्यकाल में जाने के पहले योग में शुद्धि बताई गई है कि आप अब ध्यानात्मक अवस्था में होंगे। अब ध्यान की अवस्था है, यानी बसंत ऋतु में हमें ध्यान बताया गया। कामदेव के ध्यान की चर्चा अभी डॉक्टर आशीष कर रहे थे कि यहाँ पे ध्यान की चर्चा बताई गई। शिव को प्राप्त करने के लिए शिव तत्व की जो चर्चा है वो ध्यान से ही की जाती है। तो प्राणायाम का मध्यम स्वरूप यहाँ कहा जाता है। जैसे प्राणायाम 3 प्रकार के हैं। एक प्राणायाम होता है जो हमारे शरीर में गर्मी बढ़ाता है, जिसको हम कहते हैं ऊर्जा, और एक प्राणायाम जिसको हमें ठंडक पहुंचाता है उसको हम कहते हैं शीतली, और एक प्राणायाम दोनों को मध्य का होता है जिसको हम कहते हैं बैलेंसिंग यानी समभाव। तो इस समय हमारे मध्यम प्राणायाम जागृत होते हैं, जिसमें सबसे जरूरी है इन स्वर को बदलना। तो स्वर की सिद्धि के लिए प्राणायाम किए जाते हैं इस समय। वसंत ऋतु में वास्तव में शरीर के अंदर और मन के अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। इस समय हल्की सी शीतलता होती है। तो ब्रह्म मुहूर्त की बेला में उठ करके हमारे यहाँ ध्यान और जप कहा गया है। ध्यान और जप की बेला है मध्यकाल में, यानी इस समय जब सूरज की रोशनी ज्यादा तेज हो जाती है तो आसन कम है। इस समय आसन जो हम ठंडक में आसन ज्यादा कर रहे थे, इस समय आसन हम कम करते हैं। वो शाम को हमारे यहाँ क्या है, शाम को मंत्र साधना कही गई है, मंत्र की उपासनाएं कही गई कि मंत्र के द्वारा अपने आप को शुद्ध करिए। तो अर्थात कहने का मतलब यह है कि अब सुबह से लेकर शाम तक आपके शरीर की और मनोभाव की शुद्धि होती है। आयुर्वेद में शुद्धता की बहुत अच्छी बात बताई गई है। आयुर्वेद में शुद्धता का जो आधार बताया गया वो 6 कर्म की क्रिया बताई गई है। आयुर्वेद में 5 कर्म है और योग में 6 कर्म के द्वारा शुद्धता की बात कही गई है। हाँ, शाम को मंत्र साधना जरूर कहा गया है कि वसंत ऋतु में शाम को हमें मंत्र की साधना करनी चाहिए।
सुबह जो है हमें क्या करते हैं, ध्यान और प्रत्याहार की क्रिया करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त की बेला के बाद हम जब सूर्य का उदय हो जाता है तब हमें आसन का अभ्यास करना चाहिए। शाम को प्राणायाम कहा गया, शाम को प्राणायाम, और रात्रि में भजन कीर्तन जैसा स्वरूप यानी थोड़ा सा मंत्र का जाप करना चाहिए। ये पूरी क्रिया अब हमें बदलनी चाहिए। और जैसे हम अभी शीतलता थी, ठंडक थी बहुत ज़्यादा, तो हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त की बेला में नहीं उठ पा रहे थे और ध्यान की क्रिया नहीं कर सकते थे, तो सूर्य के निकलने के बाद करते थे। अब बसंत ऋतु में ये क्रिया बदलनी चाहिए। हम सुबह उठ के बहुत ज़्यादा जल नहीं पी पाते थे, अब जल पीना चाहिए। बसंत ऋतु में जल का अवधारण करना चाहिए। तो कुंजल और षटकर में एक क्रिया है शंख प्रक्षालन। तो शंख प्रक्षालन और कुंजल की क्रिया द्वारा अब हम अपने शरीर को शुद्धि करते हैं, जिससे ध्यान और जप के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। शरीर स्वाभाविक रूप से बदलने लगता है। आध्यात्मिक रूप से हमारे अंदर बहुत ऊर्जा जागृत होती है। अब हम अपने जीतने की क्रिया यानी आधार देखेंगे अगर, तो आधार इस समय जो हमारी क्रिया है तमोगुणी यानी काम की प्रवृत्ति होती है हमारे अंदर। काम की प्रवृत्ति का आधार क्या है? चेतना और जागना। काम की प्रवृत्ति का आधार जो बताया गया योग में चैतन्यता बताई गई है। तो जब चैतन्यता मन में बहुत ज्यादा आती है, उत्सुकता बहुत ज्यादा आती है, तो हम बहुत ज्यादा विवेचना करते हैं। तो उस विवेचना के आधार पे हमें ध्यान बताया गया है। तो पूरी क्रिया हमारे ध्यान की आएगी। और इस ध्यान की क्रियाओं में सबसे आधार क्रिया है सुबह और शाम की ब्रह्म मुहूर्त की बेला का ध्यान, यानी बसंत में अर्थात पूरी तरह से अगर हम ध्यान की क्रिया करें तो बहुत अच्छी क्रिया होगी। जी आशीष जी। जी धन्यवाद अवधेश जी। आगे मैं डॉक्टर सुनील आर्य जी, आप आ गए हैं, जुड़ चुके हैं हमसे हमारे साथ। मैं उनसे जानना चाहूंगी कि स्वास्थ्य के नजरिए से इस ऋतु का क्या महत्व है। डॉक्टर सुनील आर्य। हाँ, सबसे पहले तो विलंब से जुड़ने के लिए क्षमा चाहता हूँ। आप सभी का धन्यवाद, डॉक्टर मल्होत्रा जी का, आशीष जी का, उषा जी का। देखिए, जो वसंत ऋतु है ना, हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले कि हमारे देश में हम 6 ऋतु मानते हैं: शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो शिशिर को समझे आमतौर पर पतझड़, और वसंत से नव निर्माण शुरू होता है। और होता क्या है, बहुत ठंड के दिनों में जब कफ का संचय होता है, जम जाता है, थोड़ी तीक्ष्ण किरणें पड़ती हैं, धूप निकलने लगती है, थोड़ी गर्मी होने लगती है, तो कफ पिघलने लगता है। तो कफ पिघलने लगता है तो इसमें कफ के रोग ज्यादा पैदा होने लगते हैं। इस दृष्टि से वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है, और कफ ही निर्माण का काम करता है, कफ ही संवर्धन का काम करता है। तो देखा होगा, हम सबने रोज रोज देखते हैं छोटे छोटे पत्ते इस समय पतझड़ के पश्चात नई जो पौध आने लगती है, पेड़ों को बसंत आने लगता है, तो नव निर्माण की ऋतु है। अब अगर देखा जाए तो इस मौसम में चूंकि कफ बढ़ता है, तो कफ न बढ़े, कफ से बहुत संभव रोग बहुत पैदा होते हैं। तो कफ के रोगों से बचाव माने कफ का शोधन भी हो जाए, कफ के रोग भी पैदा ना हो, इसलिए हमें कफ को दूर रखने वाली आहार विहार का अनुवर्तन करना चाहिए। कफ को ना बढ़ने देने वाला सारा काम करना चाहिए। जैसे मानते हैं मधुर, आम्ल, लवण, कटु, कषाय। बसंत ऋतु चूंकि कफ को बढ़ाने वाली ऋतु है, तो वो 6 रसों में से जो रस कफ को बढ़ाते हैं उनका सेवन छोड़ देना चाहिए। जैसे खट्टा, मीठा, नमकीन, मधुर, आम्ल, लवण। खट्टा, मीठा, नमकीन, ये 3 रसों को त्याग करना चाहिए, कम लेना चाहिए। ज्यादा क्या लेना चाहिए? बाकी जो 3 रस हैं वो कफ के विरुद्ध है: कड़वा, कसैला और तीखा। उनका सेवन करना चाहिए। परिचर्या, ऋतुचर्या जब कह रहे हैं, साधारण सा उससे बच जाते हैं। दूसरी बात यह है, चूंकि ये ऋतुराज का, वसंत को ऋतुराज कहा गया क्योंकि निर्माण की ऋतु है, इसी को ऋतुराज कहते हैं। इसमें मन में बहुत एक अच्छा उत्साह बढ़ता है, पर फिर भी कफ को संतुलित करने की ऋतु विशेष रूप से मानी जाती है। तो कफ बढ़ता है, कफ के लिए
हमें एक तो हो गया आहार विहार, कैसा खाना, कैसा रहना, उसमें कफ को बढ़ने से रोकने वाले उपाय करने चाहिए। इसके अलावा कुछ तौर तरीके और भी होते हैं, जैसे शोधन की ऋतु है, क्योंकि कफ बढ़ने के पश्चात कफ का सबसे बढ़िया उपचार क्या है? कफ का शोधन, डिटॉक्सिफिकेशन, जो बहुत ज्यादा प्रचलन में है डिटॉक्सिफिकेशन की टर्मिनोलॉजी। उसमें कफ की डिटॉक्सिफिकेशन सबसे महत्वपूर्ण होती है। उसमें वमन आता है, नस्यम आता है, उर्वरतनम आता है, अभ्यंगम आता है और स्वेदनम आता है। माने हम वोमिटिंग के द्वारा, जो हम आयुर्वेद की पद्धति से जो वोमिटिंग करते हैं, वमन कराते हैं, उससे सारा कफ का शोधन हो जाता है और कफ के संभावित रोग बदल जाते हैं। बल्कि जो चमड़ी के विशेष रोग होते हैं, जैसे सोरेसिस है और कोई जहाँ खारिश बहुत ज्यादा खिजली प्रधान के रोग होते हैं, उसमें कफ की विशेष प्रवृत्ति रहती है। तो उन रोगों में शोधन की विशेष ऋतु मानी जाती है। क्यों? जिस ऋतु में, जिस मौसम में जौन सा दोष बहुत बढ़ता है, उस मौसम में ही उसका शोधन करना सबसे अच्छा रहता है। और इसलिए उसमें ये हम शोधन की प्रक्रिया विशेष करते हैं। और वसंत ऋतु में जो भी नया अन्न है, क्योंकि नया अन्न भी कफ वर्धक होता है, इसलिए नया अन्न खाने से बचते हैं। तो जो पुराना अनाज है, पुराने गेहूं है, पुराने चावल है, उनका सेवन करना चाहिए। यदि नया अन्न खाना ही हो रहा है, खाना पड़ रहा है, तो उसको भून करके खाना चाहिए, जिससे वो कफ को बढ़ाता नहीं है। फिर भी गेहूं है, जौ है, शहद है और अदरक, जो गरम मसाले हैं, इन सब का सेवन इस मौसम में बहुत उपयोगी रहता है। इस मौसम में, वसंत ऋतु में, कई ऐसे उत्सव भी रहते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और सामाजिक रूप से भी बहुत उत्साहवर्धक होते हैं। आपने देखा होगा, नवसंवत का तो हम मनाते ही है, गुड़ी पड़वा है, बैसाखी है और वसंत पंचमी है, सबसे महत्वपूर्ण होली है और नवरात्रि भी इस वसंत ऋतु में आते हैं। चूंकि ये ऋतु पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान होती है, इसलिए इन दो महाभूतों पर विशेष ध्यान रख करके हमें इनको बढ़ाने वाले आहार विहार का सेवन नहीं करना चाहिए। इस मौसम में कफ के संभावित रोग क्या होते हैं? चमड़ी के रोग, जहाँ खारिश विशेष रूप से होती, खुजली होती है, अस्थमा हो गया, अपच हो गया, अरुचि हो गई, अतिसाय हो गई, आम का संवर्धन हो गया, इस मौसम में खास तौर से होते हैं। इसलिए ये ऋतु इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस ऋतु में एक तो हमें कफ के रोगों के विरुद्ध शोधन करने का अवसर मिलता है, दूसरा कफ बढ़ने की वजह से कफ के रोग ना बढ़े, इसकी सावधानी की विशेष आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ये ऋतु बहुत महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य की दृष्टि से। जी आशीष। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बसंत की ऋतु के बारे में बहुत उपयोगी बातें बताई। इसी के साथ मैं लिपि पुष्पा से भी जानना चाहूंगा कि वो भी बसंत ऋतु के बारे में कुछ बताएं। लिपि पुष्पा जी। कुछ और जोड़ना चाहें तो मैम आप जोड़ सकती हैं इस ऋतु के बारे में। तो वक्त जैसे आपके पास खास तौर से किस तरह की समस्या लेकर लोग आते हैं, पेशेंट आते हैं आपके पास, तो आप जोड़ सकती हैं इसमें कुछ। जी धन्यवाद मनीषा जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मैम आ रही धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार। और धन्यवाद डॉक्टर मेहरोत्रा को भी जो ये अपॉर्चुनिटी दिया कि वसंत ऋतु के बारे में कुछ जानकारियां जो हम साझा कर पा रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि दोनों स्पीकर्स ने अभी भी बहुत अच्छी जानकारी दी वसंत ऋतु के बारे में, इसके विशेषताओं के बारे में और उससे जो भी बीमारियां होती है इस समय में और कैसे खास करके हमको अपने सेहत का ख्याल रखना चाहिए। तो जैसे सारी ऋतुएं जो 6 ऋतुएं हमारी होती है ना, तो 6 ऋतुएं अलग अलग प्रकार की होती है और उसके साथ साथ ही हमारे जो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों में ही हमारी वेरिएशंस आने लगती हैं। 6 के 6 जो हम जान नहीं पाते हैं, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं या फिर अवेयर नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी दोनों मेंटल एंड फिजिकल स्पेयर में हमारे अंदर में ये चेंजेस या वेरिएशंस होती रहती है ऋतुओं के हिसाब से। तो उसी हिसाब से ही हमको अपनी दिनचर्या या फिर जो ऋतुचर्या है जो हम बोलते हैं ना, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। वो ऋतुचर्या भी अलग अलग होती है ऋतु के हिसाब से। तो जैसे कि खान पान का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जैसे सर्दियों के बाद जैसे हमारी वसंत ऋतु आ जाती है, तो सर्दियों में क्या होता है, जो कफ जमा रहता है क्योंकि ठंडक रहती है। और जैसे ही हमारी वसंत ऋतु आती है, धूप पड़ने लगता है, सूरज की किरणें आती है,
तो वहां पे हमारी कफ पिघलने लगती है, ये मेल्ट होने लगती है। तो इसी से जो आग रहती है, जो ऊर्जा रहती है, सर्दियों में क्या होता है, हम जो खाते हैं वो पच जाता है, और ऊर्जा ज्यादा रहता है, अग्नि होता है उसमें ज्यादा रहता है। तो और जैसे ही बसंत ऋतु आती है, सूरज की किरणें आने लगती हैं, थोड़ी सी हल्की हल्की गर्मी आने लगती है, तो कफ पिघलता है और उसी से सारी बीमारियां शुरू होती हैं, जैसे कि सर्दी जुकाम खांसियां होना। अक्सर हम अपने ओपीडीज में पेशेंट्स जो आते हैं इस मौसम में, बच्चों में ज्यादातर के इस मौसम में, बच्चों में और बुजुर्गों में ज्यादातर हम देखते हैं। तो जो मौसम के बदलने से जो होता है ना, कि सर्दी जुकाम दस्त जैसी बीमारियां या स्किन डिजीज, स्पेशली जो स्किन डिजीज होती है वो उभर जाती है इस मौसम में, ये सब हमको देखने को इस समय में मिल जाता है। और खास करके जैसे कि जो कफ पिघलने से जो भी बीमारियां सारी होती है, तो सभी इस बुखार जैसे होती है, क्योंकि बच्चे जो है मानते नहीं है, थोड़ी सी गर्मी आती है तो खान पान में ज्यादा ख्याल नहीं रख पाते, या हम लोग भी जो घर में भी लोग हैं वो अच्छी तरह से ज्ञान नहीं रहता है, अवेयर नहीं रहते, ऋतुचर्या का उनका ध्यान भी नहीं रहता है। तो वो लोग भी पूरी तरह से पालन नहीं कर पाते। जब चेंज होता है मौसम, हमको भी धीरे धीरे अपनी दिनचर्या भी सामान्य से धीरे से चेंज करना चाहिए, ना कि अचानक से। कभी भी ठंडी चीजों का प्रयोग तुरंत नहीं करना चाहिए, गर्म से, क्योंकि ठंडा में परिवर्तन, ठंडे से गर्म में परिवर्तन हो रहा है, तो उसी हिसाब से भी हमको अपनी दिनचर्या भी रखनी चाहिए। जी मनीषा जी। जी बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद लिपि पुष्पा जी। मैं इसके साथ ये भी जानना चाहूंगा कि आजकल जो ये आयु वर्ग, खासकर बच्चे और जो बुजुर्ग हैं, इनका आहार विहार कैसा हो इस ऋतु के अनुसार, और कौन कौन से अनाज फल व सब्जी आदि भोजन में लेना चाहिए, और इसके बारे में कुछ बताएं। जी आशीष जी, जैसे देखिए, जैसे मैंने बोला, जो ठंडी का मौसम होता है उसमें जो सर्दियां होती हैं उसमें हम ज्यादा गर्म चीजें लेते हैं, है ना, तो उसमें हमारी ऊर्जा बढ़ती है, एनर्जी हमको आती है, थकावट नहीं होती है। लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु आता है हम लोग काफी डल होने लगते हैं, या फिर शरीर में थकावट रहती है, मानसिक तौर पर भी, फिजिकल तौर पर भी, सोना चाहते हैं, नींद आती है, थकावट रहती है। और इस मौसम में खास करके जो बच्चे हैं, बच्चों में हमको खाना, उनका आहार और विहार, और उनका जो पानी की मात्रा होनी है, ये इनका खास तौर से हमको ख्याल बहुत जरूरी है रखना, कि इन चीजों से ही उनको हम जो प्रिवेंटिव हम बोलते हैं, एज अ बेटर टू इट्स प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, हम जो बोलते हैं कि प्रिवेंट कर सकते हैं जो डिजीजेस को, होने वाले डिजीजेस को। और अगर हो भी बीमारियां तो उससे भी बचा जा सकता है। जैसे कि कभी भी कोई गर्म चीजें, जैसे हम सर्दियों में काजू है, बादाम है, जितने भी गर्म चीजें, ड्राई फ्रूट्स हम लेते हैं, वो ड्राई फ्रूट्स को कभी भी हमको इस बसंत ऋतु में हमको कम कर देना चाहिए, ज्यादा नहीं लेना चाहिए, है ना। और खास करके ठंडी चीजें, दही हुई या कोल्ड ड्रिंक हुआ, जो कोल्ड ड्रिंक का सेवन बच्चे करने लगते हैं, आइसक्रीम का सेवन, जैसे ही थोड़ी सी बसंत ऋतु आने लगती है, थोड़ी हल्की गर्मी होने लगती है, तो आइसक्रीम का सेवन करने लगते हैं। घर में तुरंत पंखा चलाने लगते हैं, क्योंकि देखिए सुबह और शाम की ठंडक रहती है, दिन गर्म रहता है, तो बच्चे खेल के आए तुरंत पंखा चला देते हैं, तो बीमारियां उसी से उत्पन्न हो जाती हैं। और हमको खास तरह से इन सब चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, कि जो टेम्परेचर है जब बदल रहा है उसके हिसाब से हमको चेंज होना चाहिए, ना कि ड्रेस्टिकली। तो आहार भी हमारा वैसे ही होना चाहिए। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने पहले ही बोला, जो नए अनाज हैं वो तो कभी भी हमको सेवन नहीं करना चाहिए इस ऋतु में। हमको खास करके गेहूं है, जो पुराने अनाज हैं, जैसे कि गेहूं है, या फिर जैसे आपका चना है, अंकुरित वाले चना, मूंग, बच्चों के टिफिन में ज्यादातर ये सब अगर हम देते हैं, उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी से स्ट्रांग होती है, और वो उनको मजबूत भी करता है ना। बाकी जैसे आपका जो कैल्शियम एंड फास्फोरस है, मेनली जो कैल्शियम एंड फास्फोरस जिन फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में हम पाते हैं, वो सब उनको ज्यादा देनी चाहिए हमको। फ्रूट्स जैसे मौसमी जैसे फ्रूट्स होते हैं, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है, वो जरूरी है कि हम सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेवन करें। और बाकी पपीता हुआ, आपका स्ट्रॉबेरीज हुए, फिर आपके करेला है, मूली है, फ्रेश मूली जो है, करेला है, इन सब का सेवन जरूर करें बच्चे। और सबसे बड़ा चीज है कि पानी, अगर सुबह जैसे हम पानी लेते हैं
पानी में थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी ही हम लोग लें, वो ज्यादा बच्चों को भी दें। और खास करके उसमें सौंठ हुआ या फिर बॉइल्ड पानी वाटर में अगर हम सौंठ है, अदरक का जो पानी है, सौंठ है, पानी है, अगर ये देते हैं तो इससे पाचन शक्ति भी अधिक हो जाती है बच्चों की, है ना। और शहद भी अगर गुनगुना पानी को गर्म करके और उसमें ठंडा करके गुनगुना पानी में शहद मिला के दें बच्चों को, वो भी खास तौर से बहुत उपयोगी होता है। जितने भी अगर सर्दी जुकाम खांसी हो तो वो भी इससे उसको उसमें भी ये लाभदायक होता है। और बाकी आपका अजवाइन है, हल्दी है, हींग है, ये सब चीजें भी, आप मेथी है, इन सब चीजों का हम उपयोग कर सकते हैं। बाकी ठंडी चीजों से दही दही खास करके हम मना करेंगे कि इस मौसम में कभी भी दही ना दिया जाए, चाहे वो बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो। इस मौसम में दही का सेवन ना करें, कोई भी ठंडी चीजों का सेवन ना करें, फ्रिज के पानी का सेवन कभी ना करें। और गर्म पानी ही ले और गर्म खाना ही ले, ठंडे खाना कभी ना ले इस मौसम में। जी आशीष जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म, अगला चर्चा का बिंदु जो है वो उपवास से संबंधित है। इस ऋतु में पड़ने वाली जो बसंती नवरात्र है हमारे स्वास्थ्य से किस प्रकार संबंधित है। वैसे तो सप्ताह में एक दिन तो सभी को उपवास रखना भी चाहिए, कुछ घंटों के लिए ही सही। लेकिन उपवास से क्योंकि स्वस्थ पाचन के लिए बहुत अच्छा इसको माना गया है। पर 9 दिन लगातार पड़ने वाला जो उपवास है वो हमें किस तरह अपने स्वास्थ्य के लिए उसको लाभदायक बना सकते हैं। तो मैं चाहूंगा वैद्य सुनील आर्या जी इस पे कुछ बताएं। वैद्य सुनील आर्या जी, आप म्यूट है सर। उपवास एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है और भारतीय संस्कृति की विधा है, आयुर्वेद की विधा है और इतनी उपयोगी है। आप सोचिए, कुछ वर्षों पूर्व उपवास करने से माने फास्टिंग करने से कैंसर की कोशिकाएं बढ़ जाती हैं। इस बात पर उन लोगों को नोबेल प्राइज मिला है जो उपवास के बारे में जानते हैं। और ये हम सबका सौभाग्य है कि वर्ष में 2 बार हमने इस उपवास के पूरे पर्व को एक धार्मिक अनुष्ठान बनाया है, 9 दिन का। वैसे तो हमारे देश में उपवास हर रोज का ही उपवास है। सोमवार 7 दिनों में से 2 दिन जो जिसको सूटेबिलिटी हो उसके हिसाब से उपवास करना चाहिए, पर सप्ताह में एक दिन न्यूनतम करना ही चाहिए। बट उपवास कैसे करना चाहिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जो हम उपवास करते हैं हमारे भारतीय परिवारों में, मध्यम परिवारों में उपवास होता है, कैसे होता है? सुबह से शाम तक खाली पेट रहते हैं, ध्यान भोजन पर रहता है और शाम को चार करते ही भोजन पर टूट कर पड़ते हैं, 3 दिन का भोजन इकट्ठा खा लेते हैं, उसके बाद फिर पेट खराब हो जाता है। ये उपवास नहीं है, सबसे खतरनाक तरीका उपवास का है। उपवास हमें ईमानदारी से करना चाहिए। सुबह से शाम तक आप सजला, आप निर्जल करो या सजल करो, लेकिन उपवास का तरीका एक ही है कि आपके मुंह से भोजन न जाए। हाँ, अगर किसी व्यक्ति की क्षमता कम है तो वो लंघन कर सकता है, हल्का भोजन दे सकता है, पर उपवास का जो मतलब यही है कि आप भोजन न करें। तो क्या लें? अगर जल लेना है तो जल लें, केवल जल। तो जल में क्या हो सकता है? धनिया पानी, जीरा पानी, सौंफ पानी, नारियल पानी, नारियल मोती का पानी, दाल का पानी, चावल का पानी और पानी पानी, उष्ण जल, गुनगुना पानी। शाम को पहला भोजन जब करना हो तो कूटू के पकौड़े, पराठे नहीं चाहिए, व्रत की थाली नहीं चाहिए। क्या चाहिए? पतली खिचड़ी। एक दिन उपवास करते हैं तो थोड़ी पाचन शक्ति मजबूत होती है, लेकिन यदि 9 दिन तक उपवास करते हैं तो निश्चित रूप से शरीर के जितने भी दोष हैं, कैंसर को पैदा करने वाली जो संभावनाएं हैं, वो और भी जो घातक रोग हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हैं, उन सब के भी रिवर्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इतना महत्वपूर्ण है उपवास। लेकिन शर्त एक ही है, उपवास हो तो उपवास ईमानदारी से हो, नहीं तो उपवास के बजाय लाभ की हानि होती है। जी 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 आशीष जी। हाँ, धन्यवाद डॉक्टर वैद्य सुनीलाल जी। डॉक्टर अवधेश जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे कि किस तरह से हम जो ये नवरात्र के व्रत है, उपवास है, उनको अपनी सेहत के लिए जितना, जैसा कि सुनील आर्या जी ने बताया, उसको ध्यान में रखते हुए और कुछ जोड़ना चाहें आप? जी जी।
जो व्रत की एक हमारे भारतीय जीवन पद्धति में सबसे बड़ी पद्धति संस्कृति हमारी है। आयुर्वेद जरूर आज हमारे क्या कहते हैं चिकित्सा विधा में है, लेकिन आयुर्वेद हमारी संस्कृति विधा में है, योग हमारी संस्कृति है। आज योग और आयुर्वेद चिकित्सा विधा में चलते जा रहे हैं, उसका मूल स्वरूप तो संस्कार है। तो हम 16 संस्कार से कैसे जन्म लेते हैं, कैसे हमारा जीवन चलता है, उन्हीं विधाओं को चरितार्थ ही हमारे 2 विधा करती है। योग और आयुर्वेद एक पूरक ही हैं दोनों। तो संस्कार की बातें इसमें बहुत ज़्यादा की गई हैं। तो जो उपवास की बात जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ भी उपवास की चर्चा व्रत से है। ये उपवास शब्द व्रत पे आना चाहिए। व्रत मतलब एक संकल्प पे आता है। हमने संकल्प किस चीज का लिया? ये 9 दिन का संकल्प क्या था? हमारा 9 दिन का जो संकल्प होता है किस संस्कार के तहत होता? अभी वात पित्त कफ की बात होती है, तो योग हमारे यहाँ संकल्प कहता है, हमारे पंच इंद्रियों का संकल्प बोलता है वो। और योग कहता है कि हम आज जैसे हम अक्सर वो गांधी जी के 3 मंत्रों के बारे में सुने होंगे, बचपन में पढ़ते भी थे। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, सभी निश्चित को। लेकिन बेसिकली यही व्रत है, यही व्रत, यही संकल्प है। देवी शक्ति की उपासना के लिए हमारे संकल्प का आधार बताया गया मिताहारी, कम भोजन जब आप करेंगे, अशुद्ध भोजन नहीं करेंगे, विरोधाभास के भोजन जब नहीं करेंगे आप, तो आपका शरीर व्रत और संकल्प के लिए तैयार होता है, किसी ऊर्जा की साधना के लिए तैयार होता है। गुरु जी कहते हैं, क्या कहते हैं, सब लोग अक्सर बोलते हैं शाकाहारी मांसाहारी। कहते हैं शाकाहारी मांसाहारी कोई विधा नहीं है, एकाहारी बनने की कोशिश करो। एक समय भोजन का आधार बनाओ और एक समय संकल्प का आधार बनाओ, प्रकृति के स्वरूप से जुड़ने का आधार बनाओ। तो जब आप प्रकृति से जुड़ते हो, जो प्रकृति होती है आपकी, तब आपकी प्रकृति बदलती है। जब प्रवृत्ति जब आपकी बदलेगी, तो आप उन विधाओं में, उन विधा के साथ रहने का जीवन सीखेंगे। हम अपनी प्रकृति को नहीं बदलते हैं, हम अपनी प्रवृत्ति को नहीं बदलते, हम प्रकृति को ही बदल देते हैं। तो जहाँ मूल आधार होता है, तो इसमें हमारे यहाँ योग में जो सबसे बड़ी चर्चा की गई है, गुरु जी कहते हैं 9 दिन का एक संकल्प करो, एक 9 दिन का संकल्प, व्रत का पालन। अब व्रत का पालन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि शाम को आप मिताहारी यानी बहुत हल्का सुपाच्य भोजन ले सकते हैं, सही है। हमें 9 दिन ही नहीं लेना चाहिए, हमें हर दिन भोजन लेना चाहिए कि हम हर दिन सुपाच्य भोजन, ऐसे भोजन का आधार बनाएं जो हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट कर ले, जो हमारा शरीर उसको धारण कर ले, फिर हमें ऊर्जा देगा ना वो। जब वो हमें पाचन ही नहीं कर पाएगा, हमारे शरीर में उसका सुव्यवस्थित निर्धारण नहीं कर पाएगा, तो शरीर से बाहर निकाल देगा वो। तो नियमित उपवास का संकल्प बहुत अच्छा ये है कि हम अपने शरीर को परिवर्तित कर देते हैं, शरीर का पूरे परिवर्तन का स्वरूप बनता है। योग में जो उपवास की साधना है वो प्राण कही गई है, वो प्राणायाम से उपवास कहा गया। प्राणायाम से उपवास का आधार क्या है? प्राणायाम से उपवास है सूर्य चंद्रमा को बदलने का, सूर्य चंद्रमा के बदलने की क्रिया को उपवास बोलते हैं। उपसाधना, उपविष्ट एक आसन होता है जिसमें हम अपने हाथ को अपने कांख के नीचे लगाकर अपने स्वर को बदल सकते हैं। जब हम यहाँ पर हाथ लगाते तो अगर हमारा इस समय दाहिना स्वर चल रहा होगा तो कुछ क्रिया करने के बाद हमारा स्वर बदल जाएगा। तो हमें उपवास की ये धारणा सिखाई गई है कि जब हमारा दाहिनी नासिका यानी सूर्य नाड़ी चल रही हो तो हमें भोजन है, हमें गति है, हमें क्रिया है, हमें कार्य करने की क्षमता जागृत होती है। जब हमारी बाई नासिका चल रही तो हमारी शीतलता है, धैर्यता है और क्या कहते हैं साधना का समय है। तो जब शरीर इन क्रियाओं पे चलता है तो इसी के बदलाव को हमारे यहाँ गुरुजी उपवास बोलते थे। योग की पूरी विधा में उपवास का आधार ये है कि आप अपने शरीर को एक नए स्वरूप का निर्माण करने को उपवास कहा गया। जी आशीष जी। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने बताया। और कहा भी गया है कि जीवनी शक्ति एक बार में एक ही काम कर सकती है, या तो वो भोजन को पचा सकती है या शरीर का निर्माण कर सकती है। अगर हम बार बार खाते रहेंगे तो जीवनी शक्ति कहीं ना कहीं हमें वो निर्माण कार्य नहीं कर पाती है, तो शरीर धीरे धीरे रोगी होता जाता है। तो उसको कार्य करने के लिए, यानी कि हमारे शरीर का निर्माण करने के लिए भी समय देना चाहिए, जिसे हम लोग उपवास बोलते हैं। मैं अवधेश जी से ही पूछना चाहूंगा कि इस ऋतु में जो है अच्छी सेहत के लिए सभी आयु वर्गों के लिए
जो आसानी से किए जा सकने वाले कौन कौन से योगाभ्यास हैं, कृपया वो बताएं। जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। सबसे बड़ा तो इस समय तो साधना, मैंने जैसे शुरू किया आपकी बातों को लेकर के, ये साधना का समय हमारे यहाँ बड़ा योग में साधना को बड़ा आधार बनाया गया है, यानी स्थिरता को आधार बनाया गया। चाहे वो मन हो, चाहे श्वास हो, चाहे शरीर हो, भाव हो, सबको स्थिर होने की साधना की क्रिया बताई गई है। अब जो अभी हम कुछ दिन पहले बहुत गर्म भोजन करते थे, बड़े उष्ण, जिन भोजनों से हमें शरीर में गर्माहट मिलती थी, अब उन भोजनों का परित्याग करते हैं, बहुत थोड़े भोजन का आधार बनाते हैं। तो हमारे यहाँ योग में उसी भोजन को पाचन के लिए सूर्य नमस्कार की क्रिया बहुत अच्छी बताई गई है। तो अब इस समय सूर्य नमस्कार ना करके चंद्र नमस्कार की भी क्रिया बताई जाती है। तो चंद्र नमस्कार के जो आसन हैं वो हमारी जठर अग्नि को उत्तेजित करते हैं, यानी शांत करते हैं, हमारे पूरे शरीर में सिस्टम को बदलते हैं, भोजन के पाचन की क्षमता को बढ़ाते हैं। सबसे अच्छी चंद्र नमस्कार में क्या होता है कि जो प्राण, जो हमारी गति थी, जो हमारी श्वास की गति भी कुछ दिन पहले बहुत तेज थी, और आप देखेंगे धीरे धीरे वो शांत होने की लगेगी ऋतु के अनुसार, तो उसको चंद्र नमस्कार से हम लोग बहुत शीतल करते हैं। तो शीतलता का परिवार 4 आसनों का बहुत अच्छा का शशांक आसन है। तो जब हम शशांक आसन करते हैं तो हमारी बॉडी में शीतलता का आधार बनता है। चंद्र नमस्कार करते हैं तो हमारी बॉडी शीतल होती है, यानी रिलैक्स होती है। सिद्धासन है जिसमें हमारी बॉडी में सबसे अच्छी बात है सुषुम्ना और का जागरण होता है, इंगला पिंगला के आधार, यानी बाई नासिका दाहिनी नासिका के आधार पे। सबसे अच्छे आसन का जो गुरु बताते हैं गुरु जी, वो ये कहते हैं कि अगर हम मेरुदंड को सीधा करके, यानी मेरुदंड के आधार पे आसन करें, जैसे पश्चिमोत्तानासन हुआ, मेरुवक्रासन हुए, इन आसनों से हमारी जो प्राणिक ऊर्जा, जो कॉस्मिक एनर्जी, वो एक्टिवेट होती है, जो पूरे शरीर के अंतःकरण को बदलती है और आपको साधनात्मक अभ्यास के लिए तैयार करती है। जी आशीष जी। सर एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई इनमें से कोई भी आसन जो कि सभी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं, किसी भी आसन को दिखा सकें आप, क्योंकि देखने से ज्यादा समझ में आता है लोगों को। मनीषा जी, ये चीज़ अगर आप पहले आपने आधार बनाया होता तो मैं इस चीज़ को जरूर डेमोन्स्ट्रेशन किसी बच्चे से करा दिया होता। हमारी वेशभूषा में ऐसे मैं हूँ नहीं कि मैं कुछ आसन को कर सकूं। चलिए कोई बात नहीं सर जी, धन्यवाद, बहुत परिचय। बहुत धन्यवाद। जी जी बदलता हुआ डॉक्टर मौसम जो है बच्चों के आशीष जी, स्वास्थ्य। डॉक्टर सुनील सर की उंगली है, कुछ प्रश्न होगा जी मेरे। सर। माननीय अध्यक्ष जी से मेरा एक छोटा सा सवाल था। जैसे अपने आपने कहा कि चंद्र डॉक्टर सुनील, आप नमस्कार हमें करना चाहिए। वीडियो ऑफ कर मेरी लीजिए तो छोटी थोड़ा। सी क्वेरी थी कि चंद्र नमस्कार। सुनील जी की आवाज थोड़ी कट रही है। हाँ सर आप आपकी आवाज सुनिए, सर आपकी आवाज एक बिल्कुल भी नहीं सुनाई पड़ रही है। अच्छा, सर तो आप वीडियो ऑफ कर वीडियो लीजिए ऑफ कर लीजिए तो एक शायद। मिनट एक मिनट। अब ठीक है? जी जी जी। हेलो, अब मेरा सवाल ये था कि जो चंद्र नमस्कार है उसका जो प्रभाव है वो शीतल है या उष्ण है? सर उसका प्रभाव शीतल उष्ण बैलेंस है, समभाव है। क्यों? क्योंकि इसमें हम आयुर्वेद की दृष्टि से मानते हैं कि अग्नि मंद रहती है, कफ बढ़ता है, तो शीतल पदार्थों का हम निषेध करते हैं। तो अगर चंद्र का प्रभाव अगर शीतलता देने वाला है तो सूर्य नमस्कार थी आपसे। सर बहुत अच्छी बात आपने पूछी। सूर्य नमस्कार का भी प्रयोग सर उष्ण उष्मा से नहीं है। आयुर्वेद का आधार चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी का जो आधार है, एक सूर्य नाड़ी है, एक चंद्र नाड़ी है। तो सूर्य की जो ऊर्जा है वो सारी ऊर्जा चंद्रमा के पास ही है। चंद्रमा के पास अपनी कोई ऊर्जा नहीं होती है। तो जो चंद्रमा का निर्धारण होता है वो सूर्य की गति और सूर्य की ऊर्जा से ही होता है। इंगला पिंगला का जो समन्वय, जो आपस में मिलन होता है, वो सुषुम्ना का जागरण होता है, और सुषुम्ना समनाड़ी होती है, समभाव को उत्पन्न करती है। जब हम अभी कुछ देर पहले पिछले ऋतु में थे, तो जहां हमारे शरीर को जीवन के लिए गर्मी चाहिए थी, हमें उष्णता चाहिए थी, तो हमारी सूर्य नाड़ी ज्यादा से ज्यादा जागृत रहती थी उस अवस्था में। अब हमें उस सूर्य नाड़ी की जो जागरण अवस्था उसको कम करके
हमें अपनी बाई नाड़ी को जागृत अवस्था करनी है, जिससे हमारे शरीर में शीतलता का समय, शीतलता का मतलब यह ठंडक नहीं है, शीतलता का समय मतलब यह है कि अब हमारी जो शरीर में बहुत ज़्यादा उष्णता थी, गर्मी थी, अब हम रजाई ओढ़ने के लिए कंबल ओढ़ करके अपने कामों को करते थे, वो हमारा शरीर उतनी ऊर्जा को, उतनी गर्मी को स्वतः प्रकट करे, और हम धीरे धीरे उसको बैलेंस करने के लिए चंद्र नमस्कार करते हैं, उसकी बैलेंसिंग के लिए सर। ठीक है सर, धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्योंकि बदलता मौसम बच्चों के स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करता है। सामान्यतः वे सर्दी जुकाम और दस्त बुखार इन सब चीजों से परेशान रहते हैं। ऐसे में उनका ख्याल कैसे रखें, बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, और घर पर इस ऋतु में क्या किया जा सकता है, मैं चाहूंगा डॉक्टर लिपि पुष्पा जी इसके बारे में कुछ बताएं, कुछ सुझाव दें। डॉक्टर लिपि पुष्पा जी। जी आशीष जी, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि इस ऋतु में, जैसे वसंत ऋतु में बच्चों में खास करके परिवर्तन बहुत ज़्यादा होता है और बीमारियां काफ़ी देखने को मिल जाती है बदलते हुए मौसम को लेकर। सर्दी खांसी बुखार है, दस्त है और स्किन डिजीजेस वगैरह है, इस मौसम में ज़्यादातर हम देखी जा सकती है। और खास करके हमको, जैसे मैंने बोला था पहले कि क्योंकि मौसम जब बदलता है और क्योंकि सर्दी से थोड़ा सा हम गर्मी की ओर आते हैं, ना तो ज़्यादा सर्दी ठंडा रहता है ना गर्मी रहती है, लेकिन बच्चे इस सब चीज़ों को ना मानते हुए, जैसे कभी ठंडा पानी या फिर कभी कोई शरबत या फिर कोल्ड ड्रिंक या फिर आइसक्रीम का सेवन कर लेते हैं। इन सब चीज़ों से क्या होता है ना, सर्दी जुकाम जल्दी उनको पकड़ता है और हम जैसे बोलते हैं जो कफ मेल्ट होता है। सबसे बड़ा चीज होता है कि इस मौसम में जो होता है, जो कफ हमारी जमी रहती है ठंडियों में या सर्दियों में, वो मेल्ट होता है, उसी से सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अ, उसी प्रक्रिया में क्या होता है, बच्चे इन सब चीज को मान नहीं पाते, या फिर हम बहुत सारे लोगों को वो जागरूक नहीं है इस विषय में कि किस ऋतु में कौन सा आहार या विहार कैसे पालन करना चाहिए, वो नहीं जान पाते। तो वैसे तो बीमारियों के लिए दवाई तो है ही है, लेकिन उसके पहले अगर हम इसको प्रिवेंट कर पाए, जैसे ऋतुओं के बारे में अगर हमको ज्ञान हो और ऋतुचर्या के बारे में ज्ञान हो, तो हम इन सबको आने से भी रोक सकते हैं। थोड़े से पेरेंट्स को भी इन सब बच्चों को भी इसको अवेयर करना बहुत जरूरी होगा कि जैसे ऋतु बदलते हैं, मौसम बदलता है, उसी हिसाब से हमारा शरीर भी बदल रहा है, शरीर के अंदर में मेंटल एंड फिजिकल स्फीयर में भी हमारे परिवर्तन हो रहे हैं। तो उस हिसाब से हमको अपनी दिनचर्या या फिर ऋतुचर्या भी हमको रखनी चाहिए। और डॉक्टर खास करके लिपि, खाने आपने पीने। ये बात बहुत अच्छे से समझाई है, बहुत जी जी। अच्छे से समझाई। पहले भी जो प्रश्न आशीष पूछ रहे थे कि क्या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या इनकी रोकथाम के लिए या मैनेजमेंट के लिए होम्योपैथी में कोई सिंपल दवाई है जिनका कभी कभी या किस किस सिचुएशन में कोई जरूर सेवन हाँ। किया जा सकता है, उसके बारे में अगर आप बताएं तो जी जी लोगों जी को जी। थोड़ा लाभ हो सकता है। धन्यवाद डॉक्टर मल्होत्रा। एक्चुअली इसमें देखिए, जो हम अगर बाकी चीजें तो हम बता चुके हैं, अगर होम्योपैथिक में बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें, अगर हम इसमें इस समय में जैसे मौसम बदलता है, तो सबसे अच्छा चीज हमारी जो जैसे होता है, हमारी कारगर जो मेडिसिन होती है, सबसे अच्छी मेडिसिन होती है ब्रायनिया अल्बा। जो हमारी ऋतु जब जैसे मौसम बदलता है, ठंडी से गर्मी में हम आते हैं, सबसे अच्छी मेडिसिन होती है ब्रायनिया अल्बा, जो कि हम सभी लोगों को रिकमेंड करते हैं कि अगर इस दौरान आपको सर्दी है, जुकाम या खांसी तुरंत आती है, तो ब्रायनिया अल्बा जरूर 30 में जरूर पोटेंसी में आप लोग वो ले बच्चों को दे दी जा सकती है, जिससे कि उनको ये आराम मिलेगा, चाहे वो दस्त हो, चाहे सर्दी जुकाम हो, चाहे बुखार हो या कुछ हो। और गले में अगर दर्द है तो भी ब्रायनिया अल्बा, अगर आप बेलाडोना भी देते हैं तो भी कारगर हो जाएगी। और दूसरी चीज है कि आर्सेनिकम एल्बम एक मेडिसिन है, उसमें भी आप ये मेडिसिन, ये सर्दी जुकाम या अगर नाक से पानी बहता हो, आंख से पानी आता हो, छींकें आती हो, तो आप आर्सेनिक एल्बम भी हम का प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरी जो चीजें हैं वो नेट्रम सल्फ हो, नेट्रम सल्फ जो है वो भी हम इसमें हम दे सकते हैं, लेकिन सबसे कारगर जो दवाई होती है वो ब्रायनिया अल्बा ही होती है, जो इस मौसम में बहुत अच्छे से काम करती है। आपने बहुत अच्छे से बताया। थोड़ा सा एक ये अगर ऐड कर दें कि कितनी पोटेंसी की और कितनी डोज, जैसे आर्सेनिक एल्बम 1-2 दिन लेना है या ज्यादा दिन, या ब्राइनिया भी, क्योंकि जी। लोग लगातार ना लेते रहें, नहीं क्योंकि नहीं, लोगों को लगेगा लगातार तो डॉक्टर ने बताया था, आप डेली हाँ। देना शुरू कर दो, कितनी बार नहीं देना है।
ये थोड़ा सा जी जो जी जी प्रिकॉशंस और इनके सेवन के बारे में है, थोड़ा सा आइडिया देंगे तो बेहतर रहेगा। जी जी धन्यवाद। जी एक्चुअली देखिए, हमारी जो सिम्टम्स होती है, सिम्टम्स के आधार पर ही हमारी पोटेंसी भी होती है। तो किस पोटेंसी में हमको देना है, अगर बच्चों में हम दे रहे हैं और शुरुआती दौर पे है, जैसे आज बच्चे को सुबह ही या रात में ही सर्दी जुकाम हुआ है, हम सुबह मेडिसिन दे रहे हैं, तो दिन में आप अगर 3 खुराक आप दे देते हैं, सुबह दोपहर शाम, एक दिन आप दे दें, वो भी काफी हो जाता है, वो भी काफी है। अगर उस अगले दिन भी आपको सिम्टम रहता है तब आप जरूर दें, अदरवाइज बिल्कुल जरूरत नहीं है देने को। 3 खुराक काफी है, 2 से मैक्सिमम 2 दिन या 3 दिन आप दे दें, उससे आराम बहुत अच्छे से मिल जाएगा बच्चों को। उससे ज्यादा ना दें, उससे जी, ज्यादा बहुत अगर अच्छी होता बात है तो बताई। जरूर आप संपर्क करें, डॉक्टर से संपर्क करें, हाँ, उसके तो बाद जो है डॉक्टर से दें। संपर्क करें, जी, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बहुत जरूरी धन्यवाद, है, क्योंकि धन्यवाद। अपने सेवन ना करें। हाँ हाँ, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी। इस मैं ऋतु में कब डॉक्टर अवधेश शर्मा जी से एक प्रश्न था कि जो आपने आसनों के बारे में बताया था, इस ऋतु में कौन से प्राणायाम, जैसे आपने ध्यान की बात बताई, क्या प्राणायाम के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कौन से प्राणायाम विशेष करके लोगों को करने चाहिए, या किस प्रकृति के लोगों को करने चाहिए? थोड़ा सा अगर बताएंगे तो शायद लोगों के लिए उपयोगी रहेगा। जी सर, बिल्कुल। मैंने अभी 3 प्रकार के प्राणायाम की चर्चा की थी, जिसमें एक हीटिंग, कूलिंग और बैलेंसिंग प्राणायाम की बात है। तो अभी इस समय हमें हीटिंग और कूलिंग का प्राणायाम में हमें बैलेंसिंग प्राणायाम बहुत करना चाहिए। तो बैलेंसिंग मतलब श्वासों का, स्वर का बैलेंस करना। हठ प्राणायाम जो होते हैं, हा और ठा, जो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों नाड़ियों को एक्टिवेट करने के बाद उनमें स्थिरता लाते हैं, उस तरह के प्राणायाम क्या है करना चाहिए। हठ योग प्रतीका में शास्त्रीय जो इसका आधार बताया गया है कि अभी कुछ दिन पहले हमारे हमेशा सूर्य नाड़ी सबसे ज्यादा तेज और सबसे ज्यादा कार्यवान और सबसे ज्यादा उसने कार्य किया है। अब उस नाड़ी को कम करके हमें चंद्र नाड़ी को एक्टिव करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में बैलेंसिंग आए। तो सबसे अच्छा बैलेंसिंग जो प्राणायाम होता है वो हमारा नाड़ी शोधन होता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और उज्जयी प्राणायाम, ये 3 प्राणायाम ऐसे हैं जिससे हम अपने स्वर को बदल सकते हैं। पादाविराम की क्रिया, उस क्रिया से हमारे कंठ, आप देखेंगे, आप सभी लोग जो चिकित्सा कार्य कर रहे हैं, कंठ का स्वरूप हमारी बीमारी का सबसे पहला दर्पण माना जाता है। तो हमारे यहाँ उज्जयी सबसे पहली क्रिया बताई गई प्राणायाम से कि कंठ को सबसे पहले जागृत करने के लिए उज्जयी प्राणायाम में सुबह दोपहर शाम किसी भी अवस्था में कहीं पर भी आप उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं। एक भ्रांति ये हो गई है आसनों प्राणायाम की, उसके लिए स्पेशल जगह लोग ढूंढते हैं, वो क्या कहते हैं, मैट ढूंढ रहे हैं, एक स्पेशल क्राइटेरिया बनाते हैं कि हम आसन करते हैं, यहाँ प्राणायाम नहीं। आप, मैं अभी भी श्वास ले रहा हूँ, आप मुझसे बात करें, श्वास की क्रिया हो रही है, तो जो श्वास की सजगता है वो प्राणायाम का आधार है। तो जब अपने श्वास पे आप सजग होते तो आप प्राणायाम कर रहे हैं। आपको कंठ पे अपने श्वास को सजग करना है। जो कंठ की ध्वनि है, तो जो ध्वनि है उस ध्वनि को श्वास की ध्वनि में परिवर्तित करना आपका सबसे अच्छा प्राणायाम उज्जयी प्राणायाम कहलाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक छोटा बच्चा जो सोता है, जो उसके कंठ की ध्वनि है, वही उज्जयी प्राणायाम है। तो अगर ये जैसे प्राणायाम तो आप करके बता सकते हैं, थोड़ा सा लोग समझ भी लेंगे, क्योंकि आसन तो बताना शायद मुश्किल होगा, लेकिन उज्जयी प्राणायाम ये तो आप, ताकि लोग सही से करें, कहाँ से कंठ से आवाज कैसे निकलेगी, लेते समय निकालते समय, ये अगर मैं आप थोड़ा सा कोशिश करता बताएंगे। हूँ डॉक्टर साहब, आप मेरी आवाज वहां तक अगर पहुंच जाए हाँ, तो बिल्कुल मैं जाएगी। कैमरे के, कंठ का ये भाग संकुचन और अंकुचन 2 क्रिया प्राणायाम में होती है। जैसे संकुचन, श्वास का संकुचन करना, मुझे श्वास का, मैंने आपको सुनाने के लिए थोड़ी सी आवाज तेज की थी, क्या आप सुन पाए आप लोग? जी बिल्कुल साफ सुनाई दिया सर। ठीक। तो अंकुचन की क्रिया, अक्षर प्राणायाम, लोग इस उज्जयी प्राणायाम को इस क्रिया से करते हैं, ये हिंसक है। गुरुजी कहते हैं कंठ के साथ आप हिंसा कर रहे हैं। कंठ में ऐसी आवाज बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए।
केवल कंठ में जो श्वास की गति थी उसकी आवाज आनी चाहिए। तो श्वास की गति का आधार क्या है? अंकुचन और संकुचन दो क्रिया उज्जयी प्राणायाम के साथ है। नाड़ी शोधन के साथ प्राणायाम है श्वास का उदाहरण, यानी श्वास को रोकना, कुंभक। हम नाड़ी शोधन में जब जाएंगे तो कुंभक करेंगे, भ्रामरी में जाएंगे तो मुद्रा लगाएंगे। तीन चीज को समझने की कोशिश करिएगा। जब भी हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो उसमें हमारा क्या कहते हैं, मुद्रा है। उज्जयी प्राणायाम करेंगे उसमें अंकुचन और संकुचन की क्रिया है। और जब नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे तो उसमें हमारा कुंभक है। तो कुंभक के द्वारा नाड़ी शोधन, उज्जयी अंकुचन और संकुचन के साथ, और भ्रामरी खेचरी मुद्रा के साथ। भ्रामरी में मुद्रा क्या है? खेचरी मुद्रा। अपनी जीभ को पलट के तालू पे लगाना, और तालू पे जीभ हमारी तब तक लगी रहेगी जब तक हम पूरे श्वास की साइकिल को रिपीट नहीं कर लेते हैं, तब तक हमारी ये क्रिया होगी। मैं उसको भी दिखा देता हूँ। अपनी जीभ को बाहर निकाल के और पीछे की तरफ ले जाके ऊपर पलट पे लगाना और मुंह को बंद करना। दांत आपस में नहीं मिले होंगे। और फिर गुंजन, भौरे की एक आवाज कहाँ से निकालना? कंठ से, नाक से नहीं। लोग नाक से निकालते हैं, ये नाक से। कंठ से ध्वनि क्या? कंठ की ध्वनि उज्जयी के लिए, कंठ की ध्वनि भ्रामरी के लिए, और नाक की ध्वनि आपकी भस्त्रिका के लिए है। तो मेरी बात ये समझ गए होंगे सब लोग, आशीष जी? जी सर, बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समझाया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। इस ऋतु में चूंकि अभी सभी लोगों ने बताया, सभी विशेषज्ञों ने भी बताया कि कफ बढ़ने के साथ साथ उसके संबंधित सारी बीमारियां भी लगती हैं। तो इसके अतिरिक्त और कौन कौन सी सामान्य बीमारियां और हो सकती हैं, वह उनके घरेलू में आसानी से क्यों मसाले जो हमारे उपलब्ध हैं या आसपास की जो छोटी मोटी जड़ी बूटियां हैं, जैसे तुलसी वगैरह, इनको आप कैसे हम लोग जो है उसका घरेलू प्रबंधन कर सकते हैं उन बीमारियों में। तो मैं सुनीता आर्या जी से कहूंगा कि वो कृपया इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इस ऋतु में कफ से संबंधित रोग होने की संभावना बढ़ती है। जितनी भी तरह की एलर्जीज हैं, चाहे वो नाक और छाती की एलर्जी हो, चाहे चमड़ी की एलर्जी हो, सोरेसिस हो, एक्जिमा हो, इस ऋतु में बढ़ जाता है। इसके अलावा जो आम बाती कंडीशन है, रूमेटिक आर्थराइटिस, वो भी इस मौसम में बढ़ जाता है। जुकाम खांसी बढ़ जाता है, आम की वृद्धि हो जाती है और अपच हो जाती है। कभी कभी दस्त भी लग जाते हैं, अस्थमा अग्रवेट हो जाता है। तो इस तरह की समस्या इस रोग में, इस ऋतु में आती है। अब इनके लिए जो काम चिकित्सक का है वो चिकित्सक करेंगे। हम अपने घर के स्तर पर क्या कर सकते हैं? तो घर के स्तर पर दो काम करने की चीजें होती हैं। एक तो ये कि जो लक्षण चिकित्सा है वो हो जाए और थोड़ी इम्यूनिटी को सपोर्ट मिले। तो लक्षण की चिकित्सा में तो यही है कि हम सबसे पहले खट्टा, मीठा, नमक ऐसे टेस्ट वाले पदार्थों से बचना चाहिए। कड़वे, कसैले, तीखे, इनका सेवन बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा दिन में सोना बंद करना चाहिए और दही का सेवन बंद कर देना चाहिए। इसी तरह से नया जो अन्न है उसको भून के रहे या पुराने अन्न का सेवन किया जाए। अदरक, तुलसी, लौंग, पीपली, जीरा, नागरमोथा, शहद, ये बेहद उपयोगी चीजें हैं जो हम सबके घरों में रहती हैं। सामान्य तौर पे जैसे मान लो नेजो ब्रोंकियल एलर्जी का इशू है, तो वहां पर अदरक का रस और शहद मिला करके बार बार लिया जा सकता है। ये एक ऐसी चीज है जो बहुत छोटी से छोटी कंडीशन से लेकर के काफी बड़ी बड़ी समस्याओं में भी बहुत उपयोगी रहती है। ऐसे ही जैसे अपच हो रही है तो जीरा पानी, धनिया पानी, सौंफ पानी, उपवास या नागरमोथे का पानी लिया जा सकता है, काफी उपयोगी है। किसी भी तरह का जो गरम मसाला है उसका पानी बनाने का साधारण तरीका है कि 1 लीटर पानी में लगभग 10 ग्राम यदि हम डाल देते हैं वो गरम मसाला, और उसको ढक करके उबालते हैं। और उबलते जब वो धीमी धीमी आग पर 5-7 मिनट उबल जाए तब उसको ठंडा होने दें ढके ढके, और वो पानी शाम तक खत्म करें, तो उससे काफी मिल जाता है। इसी तरह से
बच्चों में भी कफ के रोग ही ज्यादा रहते हैं, खासतौर से छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें जुकाम खांसी की समस्या बहुत ज्यादा रहती है, और वो ऐसा जुकाम खांसी रहता है जो सीजनल भी होता है और रिकरेंट भी होता है, तो उसके लिए बार बार एंटीबायोटिक्स लेके परेशान हो जाते हैं, और फिर हमारे पास जब आते हैं तब तक काफी स्थिति बिगड़ी हुई होती है। ऐसी कंडीशन में भी वही उपचार है, अच्छी स्टीम दिया जाए, अदरक शहद का सेवन कराया जाए, तुलसी का सेवन कराया जाए। इसके अलावा जो स्वर्ण संस्कार है, जो स्वर्ण बिंदु प्राशन है, स्वर्ण प्राशन है, वो बहुत उपयोगी है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। इसके अलावा जो बच्चों के लिए हम एक वो देते हैं जिसमें नागर मुथा भी है, और उसको चातुर्भद्र बोलते सर। हैं डॉक्टर साहब हाँ जी, सर चातुर्भद्र चूर्ण, डॉक्टर, बाल हाँ बाल चातुर्भद्र। चतुर्भुज बहुत उपयोगी है बच्चों से संबंधित, आपसे संबंधित रोगों के लिए। पानी उष्ण पिया जाए, भूख से कम खाया जाए, इसका ध्यान रखा जाए। और ये जो ऋतु है, इस ऋतु में चूंकि नए पत्ते आते हैं, और नए पत्तों में नीम के पत्ते वो आमतौर पे चैत्र मास में आती है, अभी भी आने शुरू हो गई है, मैंने आज ही देखी है, और 15-20 दिन महीना भर खाया जाए तो पूरा वर्ष उससे स्किन डिजीज खासतौर से बहुत उपयोगी उसमें रहता है वो। तो ये, और उपवास का सेवन किया जाए, इतना काफी रहता है मुझे लगता है। इतना भी हम कर लें तो डॉक्टर के पास जाने से बच भी सकते हैं, और अगर जाना पड़े भी तो भी डॉक्टर का काम भी आसान हो जाता है, उपचार करना बहुत आसान हो जाता है। जी आशीष जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इसमें थोड़ा सा और जोड़ना चाहूंगा कि स्पेसिफिक डिजीज के हिसाब से जो है, जो आजकल सर्दी खांसी जुकाम बुखार क्योंकि सबको रहता है, तो उसमें अगर बुखार हो रहा है तो गिलोय का काढ़ा ले सकते हैं, उसका चूर्ण ले सकते हैं, कालमेघ ले सकते हैं, इसमें ज्वारांकुश की चाय पी सकते हैं, तुलसी की चाय पी सकते हैं, तो इसमें जो है बहुत अच्छा लाभ मिलता है बुखार में। स्किन, अगर जो स्किन की प्रॉब्लम है तो सबके घर में एलोवेरा रहता है, अगर एलोवेरा का पल्प अगर जो लगा लेते हैं स्किन पे तो वो भी बहुत अच्छा फायदा करता है। और एलोवेरा का पल्प अगर जो हम सुबह सुबह गुनगुने पानी से थोड़ा सा अगर खाली पेट भी लेते हैं तो वो भी स्किन के डिजीज में बहुत बढ़िया काम करता है। और सर ने नीम के पत्ते के बारे में तो बता ही दिया है। पेट के लिए भी एलोवेरा बहुत बढ़िया फायदा करता है। अजवाइन ले सकते हैं, और मंडूक पर्णी है, ब्राह्मी है, इनकी चटनी बना के ले सकते हैं। अजवाइन पत्ता जो है उसकी चटनी बना के ले सकते हैं। और अदरक अदरक और नमक, क्योंकि इस समय भूख, क्योंकि सर ने बताया भी कि अग्नि मंद हो जाती है। सर आप म्यूट हैं। सर आपने कुछ बताया तो म्यूट थे आप। म्यूट है सर आप। अगर भूख नहीं लगती है तो उसमें जो है अदरक और नमक जो है उसको खाना खाने से पहले अगर लेते हैं तो उससे अग्निवर्धन होता है। बोला भी गया है कि अदरक के साथ सेंधा भोजनाग्रे, नमक, जी जी सर, सेंधव। भोजनाग्रे हाँ। भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवण अदरक भक्षण, यानी कि नमक और अदरक, जो कि सेंधा नमक सर ने अभी बताया, सेंधा नमक और अदरक का सेवन अगर जो खाना खाने से पहले करते हैं तो वो भूख को बढ़ाने का काम करता है। और पेट में अगर जो अपच की समस्या रहती है तो अजवाइन, जीरा और काला नमक का अगर हम हल्का भून कर उसको पानी में घोल कर उसका सेवन करते हैं गुनगुने पानी से, तो भी काफी अच्छा लाभ मिलता है। खांसी में हम लोग अदरक का रस शहद के साथ ले सकते हैं, अदरक की चाय ले सकते हैं, पिपली का चूर्ण जो है शहद के साथ ले सकते हैं, लेकिन पिपली का चूर्ण 1 ग्राम से अधिक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही अनुशंसित बोला गया है उसको, लेकिन वो जितना कम लेते हैं उतना बढ़िया इफेक्ट दिखाती है, ऐसा पिपली के बारे में बताया गया है। जवाकुश की चाय लेने से भी खांसी में काफी आराम मिलता है। तुलसी और शहद जो है, तुलसी का रस और शहद मिला के अगर जो लेते हैं तो भी खांसी में लाभ मिलता है। और इस समय अभी होली आने वाली है तो उसमें एक फूल डाला जाता है सफेद रंग का, जिसको वासा बोलते हैं, वासा का भी बोलते हैं, आम बोलचाल में उसको अड़ूसा या रुसाहा करके, रूस करके भी बोला जाता है। तो उसकी पत्तियां जो है उनको हल्का पीस के, उसका पानी के साथ पीस के, उसका अगर 1 चम्मच या 2 चम्मच रस निकाल के शहद के साथ लेते हैं तो लगभग लगभग सभी खांसियों में बहुत ही अच्छा उसका प्रभाव देखा गया है। और कमजोरी इस मौसम में बहुत ज्यादा लगने लगती है तो उसमें शतावरी का चूर्ण दूध के साथ, अश्वगंधा का चूर्ण दूध के साथ ले सकते हैं। रात में सोते समय आप अगर जो इनको लेते हैं तो थोड़ी सी शरीर में ताकत और पुष्टि बनी रहती है, कमजोरी कम महसूस होती है। और खांसी में हल्दी को भून कर भी जो है खांसी में लिया जा सकता है। हल्का सा तवे पे हल्की हल्दी को भून कर उसको शहद के साथ अगर चाटते हैं तो सभी प्रकार की खांसी में बहुत ही अच्छा हल्दी को इफेक्ट क्या दिखाती है। घी घी से भूनते हैं, कैसे भूनते हैं? नहीं, सूखा सूखा सूखा। सूखा ऐसे ही बस तवे पे हल्का सा भून के और उसमें जो है शहद मिलाकर अगर जो चाटते हैं तो बहुत ही अच्छा लाभ देता है, क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल सभी गुण को रखती है अपने अंदर।
काली मिर्च को जो है सूखी खांसी में अगर शहद के साथ या गर्म पानी के साथ या मिश्री के साथ देते हैं तो भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और राई को जो है जुकाम में राई का तेल जो है नाक में डालें और पैर के तलुओं में अगर जो लगाते हैं तो उससे भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है खांसी में और सर्दी में भी। और सौंफ जो है उसको भी सूखी खांसी में 2-4 ग्राम सौंफ का चूर्ण जो है पानी के साथ जो है मुंह में अगर जो हम रखते हैं तो सूखी खांसी विशेषकर जो होती है उस वो तुरंत शांत हो जाती है। जी मनीषा जी, आशीष जी, इसमें आपने और कोई विशेष? हाँ, जी जी जी। आपने एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति बनाई है, क्या हम उसको प्रेजेंट करें आप? जी, वो तो लगभग सभी हाँ, विशेषज्ञ आपने उनके बता बारे में दिया बता वही चुके हैं। रहेगा। उसका एक सार है तो हाँ मैं दिखाना चाहूंगा सभी। हाँ, अपने पार्टिसिपेट सत्र के भागीदारों को लोगों को दिखाना चाहूंगा। जी मनीषा जी, शेयर कीजिए। जी, दिख रहा है। जी, ऋतुराज बसंत, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो अभी सुनील आर्या जी ने भी बताया कि जो 3 रस होते हैं उनको त्याग दें और 3 रस जो है इस मौसम में लेने चाहिए। और 3 ड्रिंक भी हम बताएंगे जो इस मौसम में बहुत ही लाभ पहुंचाती ये हैं। पलाश के और फूल है ना शायद। जी 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 सर, पलाश के फूल ही जो है ऋतुराज बसंत का आगमन करते हैं, इसलिए इसको हमने प्रेजेंटेशन में सबसे और पहले इनका रखा है। उपयोग हम होली पे रंगों में स्किन से फायदे के लिए भी करते हैं संभवतः। जी 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 सर, बिल्कुल आपने सही कहा है कि इसी के फूल जो है सुखाकर उसका कलर बनाकर होली में खेला जाता था पहले। अब तो आर्टिफिशियल कलर आने लगे हैं तो इनको सब भूलते जा रहे हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट मनीषा जी। तो 3 रस कौन कौन से नहीं खाने हैं? मीठा नहीं खाना, इसमें हलवा लोगों को बहुत पसंद आता है, मिठाई बहुत लोगों को पसंद आती है। गुड़ भी इस मौसम में जो है नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये भी मीठा है और कफ का वर्धन भी कर सकता है। हालांकि गुड़ गर्म होता है, लेकिन इस मौसम में जो है नया गुड़ तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और आइसक्रीम, चूंकि अब थोड़ा गर्मी पड़ने लगी है थोड़ी थोड़ी, तो लोगों को आइसक्रीम की तरफ लुभान रहता है कि हाँ चलो थोड़ा सा आइसक्रीम खा लेते हैं, आज तो गर्मी हो रही है। तो आइसक्रीम से भी अभी बच के रहना है। और खट्टे में जो है नींबू है, इमली है, टमाटर है और जो भी खट्टे अचार हैं उनसे हमें बच के रहना है। और नमक में जो ज्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं वो भी थोड़ा सावधान रहे, इस मौसम में नमक का भी ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। और नमकीन है, चिप्स पापड़ हैं जिनमें बहुत ज्यादा नमक रहता है, तो इनका भी सेवन जो है हमें कम करना चाहिए। नेक्स्ट मनीषा जी। तीखे में अब अगर जो आपको अचार खाना बहुत ज्यादा पसंद है तो इस समय जो लाल मिर्च का भरवा अचार जो बनता है, हरी मिर्च का जो अचार बनता है, वो आप अगर जो लेते हैं तो आपको फायदा करेगा क्योंकि उसमें तीखा रस ज्यादा रहता है। तो लाल मिर्च का मसालेदार अचार, काली मिर्च है, हरी मिर्च है, लहसुन की जो चटनी है वो आप इस मौसम में बहुत बढ़िया से खा सकते हैं, वो भी आपको फायदा करेगी। और एक ठेचा जो है बनता है, जो हरी मिर्च को उसको कूट कर मसालों के साथ बनता है, वो भी इस मौसम में बहुत ही अच्छे से चाव से खाया जा सकता है। कड़वे में जो है मेथी, करेला, बैंगन, परवल, इनका सेवन अगर जो इस ऋतु में आप करते हैं, बैंगन वो आप इस्तेमाल कीजिए जिसमें अभी बीज कम पड़ा हो या ना पड़ा हो, तो वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा, मतलब वो ज्यादा फायदा करेगा। कसैले रस में फिटकरी है, सुहागा, इनकी भस्म बनाकर एक एक चुटकी करके ले सकते हैं। हरड़ का सेवन इस मौसम में करने से बहुत बढ़िया लाभ मिलता है। और शहद का भी इस ऋतु में सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट। अभी सुनील आर्य जी ने भी बताया कि हमें जो चीजें हैं उनको भून कर खाना चाहिए। तो आप अगर जो पापड़ खाने के शौकीन है तो उनको भून कर खाइए, ना कि तल कर। ऐसे ही आप चने को भून कर लीजिए, मूंगफली को भून कर लीजिए, मटर इस मौसम में आती है उसको आप भून कर खा सकते हैं। जीरा राइस खा सकते हैं, जीरा को बस तवे पे भून लीजिए, उसको फ्राई मत कीजिए, खाली तवे पर जीरे को हल्का भून कर उसमें चावल डालकर फ्राई कर लीजिए, वो भी आप खा सकते हैं। और जौ या जो भी अनाज वगैरह है उनको भी आप अगर सेक कर खाते हैं तो बहुत बढ़िया आपको उससे लाभ मिलेगा। नेक्स्ट मनीषा जी। अब 3 पेय जो हमने बताया कि कौन कौन से पेय हैं जो हम पी सकते हैं जिससे हमें बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। तो सबसे पहला पेय तो है शहद का पानी। तो इस मौसम में जो है शहद का पानी, क्योंकि कफ का कम करने वाला होता है, तो शहद का पानी अगर इस मौसम में लेते हैं तो बहुत बढ़िया फायदा करेगा। कैसे बनाना है? तो इसको 1 लीटर पानी ले लीजिए, आप उसको उबाल कर आधा कर लीजिए। फिर जो है उसको ठंडा, बिल्कुल जब ठंडा हो जाए तब उसमें जो है जितना आपको प्यास लगे उस हिसाब से आप पानी निकाल कर उसमें आधा 1 चम्मच शहद डालकर और उसको आप जो है दिन भर थोड़ा 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 करके
उस पानी को आप लीजिए तो बहुत ही फायदा करते हैं। दिन भर में आप 4 चम्मच से ज्यादा शहद मत लीजिए, क्योंकि शहद ज्यादा लेने से वो फिर शहद जन्य जो है अपच अगर हो जाती है तो वो जल्दी क्योर नहीं होती है। तो 4 चम्मच से ज्यादा शहद पूरे दिन भर में डाल लें, और अपनी अग्नि के अनुसार शहद को घटा बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट है शहद का पानी, तो सोंठ का पानी। तो अभी लिपि पुष्पा जी ने भी बताया कि सोंठ का पानी इस मौसम में बहुत अच्छा फायदा करता है और ये कफ को भी कम करता है। तो अभी जैसे हमने बताया 1 लीटर पानी को आधा करके उसमें 2-3 चुटकी जो है सोंठ डालकर उसे भी दिन भर में 3-4 बार जो है लिया जा सकता है। तो ये भी बहुत ही अच्छा फायदा करता है, और सभी को 2-3 बार तो कम से कम लेना ही चाहिए दिन भर में अदरक का पानी इस मौसम में। नेक्स्ट नेक्स्ट मनीषा जी। नेक्स्ट देखेंगे कि इस मौसम में दही मना रहता है, लेकिन आप छाछ पी सकते हैं। लेकिन छाछ को भी मसालेदार छाछ बना के आप पीजिए, तो ये टेस्टी भी रहेगा और आपके हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ही फायदा करेगा। तो इससे जो है भोजन में रुचि पैदा होती है। खाने के साथ जो पानी का इस्तेमाल करते हैं उनको विशेषकर छाछ के साथ खाना खाना चाहिए, और छाछ को बीच बीच में जो है उसको थोड़ा थोड़ा करके पीते रहने से जो है भूख बढ़ती है और पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। कफ और वात इसको ये कम करता है, और शरीर से जो टॉक्सिन्स पदार्थ होते हैं, जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, उनको बाहर निकालने का भी काम करता है। और इसको मसाला बनाने के लिए अजवाइन, हींग, जीरा, हरा धनिया, काला नमक जो है इसमें अगर पीस कर हम मिलाते हैं तो छाछ टेस्टी भी बनती है और शरीर को फायदा भी करती है। और मैं चाहूंगा इसमें त्रिकटु, जो कि सोंठ, काली मिर्च, पिपली का सम मात्रा में जो चूर्ण होता है, उसको भी 1 चुटकी डालकर अगर जब आप पीते हैं तो ये और भी फायदेमंद हो जाता है। नेक्स्ट मंथ जी। अब क्या करें, तो इस मौसम में उपटन जो है बहुत बढ़िया फायदा करता है, क्योंकि कफ निकल रहा होता है चूंकि, तो उसको अगर हम उपटन करके निकालते हैं तो शरीर से और जल्दी निकलता है। और बोला भी गया है, उद्वर्तनम कफहरम मेधसः प्रविलायनम स्थिरीकराणाम अंगानाम त्वक प्रसाद करम परम। यानी कि त्वक को जो है, स्किन को चमकाने के लिए और कफ को खत्म करने के लिए, और जो भी मेद वगैरह है यानी कि जो मोटापा है उसको कम करने के लिए या विलय करने के लिए उपटन जो है बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। उपटन किस चीज का कर सकते हैं, तो चना, जौ, जितने भी मोटे अनाज होते हैं उनको महीन पीस लीजिए, उसमें हल्दी और चंदन थोड़ा सा मिलाकर उसके आप सूखा उपटन या सरसों के तेल में मिलाकर अगर उपटन करते हैं तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। और इस मौसम में जो है गुनगुने पानी से अभी स्नान करना चाहिए, क्योंकि कफ बढ़ा हुआ है। तो अगर नीम के पत्ते, चूंकि इस मौसम में बहुत बढ़िया बढ़िया निकल रहे हैं कोमल कोमल से, तो 10-15 पत्ते पानी में उबाल कर उस पानी से अगर आप स्नान करते हैं तो शरीर में जो खाज, खुजली जैसे चर्म रोग होते हैं उनसे आप जो है बचे रह सकते हैं। नेक्स्ट मनीषा जी। क्या ना करें, तो अभी सर ने भी बताया था, सुनील यादव जी ने, कि दिन में ना सोए। तो इस मौसम में अगर आप दिन में सोते हैं तो आपका कफ बहुत ज्यादा बढ़ता है, लेकिन आप रात भर जागे हुए हैं या बहुत ज्यादा श्रम कर लिया है। आशीष जी म्यूट हो गए आप। अभी लिपि ने भी बताया था, तो दही बिल्कुल नहीं खानी है इस मौसम में, क्योंकि वो भारी भी होती है और कफ को बढ़ाने वाली होती है। तो आप उसको डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएंगे और कफ भी बढ़ाएगी, तो कई रोगों का कारण हो जाती है। नेक्स्ट मनीषा जी। अब अभी आर्या सर ने भी बताया कि नीम की पत्तियां 10-15 दिन अगर जो आप 15-20 दिन ले सकते हैं तो आप जरूर लीजिए, क्योंकि चैत्र माह में जो है इसके सेवन का पहले उल्लेख भी मिलता है। तो मार्च जो महीना होता है, इनके चैत्र का महीना जब स्टार्ट हो जाता है तो उसमें 5 से 10 कोमल पत्ते नीम के लेकर और उसमें 2 काली मिर्च और आधा से 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह सुबह खाली पेट आप 15 दिन तक अगर जो लेते हैं तो इसके सेवन से आप पूरे साल भर कोई भी रक्त संबंधित या चर्म रोग, जो फोड़ा फुंसी वगैरह निकलते हैं, इनसे आप बिल्कुल बचे रहेंगे। थोड़ा सा पथ्य पालन जरूर करना पड़ता है, और पथ्य पालन करते हुए अगर जो आप 15 दिन ही खाली आप इस नीम पत्ते का सेवन करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिलता है। नेक्स्ट मनीषा जी। अभी सर ने बताया था कि वमन कर्म इस मौसम में जो है सबसे श्रेष्ठ रहता है, क्योंकि इस मौसम में ऋतुजन्य जो है कफ बढ़ा हुआ होता है। तो क्योंकि कफ बढ़ा है और उसी समय अगर जो आपने इसको बाहर निकाल दिया तो आप बहुत सारे जो घातक रोग हैं, थायराइड जैसे जो रसजन्य व्याधियां हैं, उनसे भी आप बचे रह सकते हैं। तो किसी भी योग्य
और वैसे बोला भी गया है वमनम श्लेष्म हराणाम श्रेष्ठम, यानी कि वमन जो है श्लेष्म यानी कि कफ को हरने में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो ये लगभग सभी जो विशेषज्ञों ने बताया है उसका सारांश टाइप में था जो मैंने प्रेजेंट किया है। इसी के साथ अगर जो किसी के प्रश्न वगैरह हो तो वो पूछ सकता है। मनीषा जी, किसी का चैट बॉक्स में कोई कोई प्रश्न है क्या? नहीं, कोई प्रश्न नहीं है, पर आप कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है। कोई भी अगर जो प्रश्न इसमें पूछना चाह रहा है तो वो आप पूछ सब सकता है। लोगों की प्रस्तुति इतनी स्पष्ट रही कि लोगों को प्रश्न नहीं है, और जो प्रश्न रहे वो पहले भी कवर हो चुके हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से भी, और आप लोग भी एक जो औपचारिक धन्यवाद भी अ, करते हैं तो, और बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा सत्र आपका रहा भी बहुत धन्यवाद। और सभी विशेषज्ञों ने बहुत ही अच्छा चर्चा ये मतलब इसमें किसी ने पूछा है कि बहुत ही अच्छा चर्चा। अल्सरेटिव कोलाइटिस और एसिडिटी के लिए कोई अगर बताना चाहे तो सुनील जी, एक चैट पे भी बात मैंने ये है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस अल्सरेटिव में, कोलाइटिस या एसिडिटी के लिए पूछा मैं है। बताता हूँ, अल्सरेटिव कोलाइटिस में फाइबर इनटेक कम से कम रहे, माने सब्जियां कम से कम लिया जाए। अनार का जूस बहुत अच्छा है, नागरमोथा बहुत अच्छा है, बेलगिरी बहुत अच्छी है, और छाछ बहुत अच्छी है। इससे ज्यादा फिर उसकी जो कंडीशन देख के ही उसको बताना चाहिए। ऐसे एसिडिटी वाली कंडीशन में सिंपली आंवला पाउडर और मिश्री पाउडर मिला करके, या खाली धनिया पाउडर, और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है समय पर भोजन करें और खूब चबा चबा कर खाएं। अक्सर अगर हम अच्छा चबाना शुरू करते हैं खाने में तो हमको एसिडिटी में काफी आराम मिलता है। और तीसरी बात, चाय कॉफी और विदाही पदार्थ माने बहुत ज्यादा तले भुने ये ना लें। और तनाव यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा रहता है, पेट साफ नहीं रहता है और नींद अच्छी नहीं आती है, तब भी एसिडिटी काफी रहती है। तो एसिडिटी एक रोग नहीं है, वो किसी स्थिति का परिणाम है। कोशिश करना चाहिए कि हमें अपने लाइफस्टाइल और डाइट स्टाइल पे बहुत ध्यान देना चाहिए। जी डॉक्टर साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छी बताया। और किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। अ, मनीषा जी, आई थिंक किसी का और कोई प्रश्न है नहीं। हाँ, नहीं, एक सवाल और। समय। जी जी जी। आशीष जी, ये जो अभी कोलाइटिस की बात हो रही थी, डॉक्टर सुनील सर ने बताया, उसमें दो जी 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 आसन, सर। उसमें दो आसन भी बहुत अच्छे होते हैं। जी सर, एक बताएं सर। एक मलासन है, जिसको कागासन, जैसे हम लोग उकड़ू बैठते थे पहले, इंडियन स्टाइल में जो आप कह सकते हैं, उकड़ू जी जी उकड़ू सर। बैठने से ये बहुत जल्दी ठीक होता है। तो योग में इसको मलासन कहा जाता है, कागासन, मलासन, भारद्वाज आसन, और अर्धमस्तेंद्र आसन का एक सरल रूप है जिसको मेरुवक्रासन कहते हैं। अगर हम तीन चारों आसनों को प्रतिदिन करें, मलासन जरूर करिए। मलासन का मतलब हो गया वो इंडियन स्टाइल में बैठना, उकड़ू जी बैठना। जी सर। जो व्यक्ति इंडियन स्टाइल में बैठता है वो पेट के, योग में कहा गया, पेट के संपूर्ण रोग दूर कर सकता है। आप अगर हमारी प्राचीन संस्कृति में देखें तो आज भी ग्रामीण परिवेश की दिनचर्या का प्रारंभ उन्हीं आसनों से होता है। गाय से दूध निकालना, उकड़ू बैठना, बर्तन मांजना, उकड़ू उकड़ू बैठना, झाड़ू। बैठना, और क्या कहते हैं, खेत में काम करना, किसान का उकड़ू बैठना। यहाँ तक कि सुबह जब वो मल का निष्कासन करता तो उकड़ू बैठे हुए आसन में करता है। तो जब आप उकड़ू जी जी बैठेंगे सर। तो आपके निचले भाग, निचले हाथों में बहुत ही जल्दी, क्या कहते हैं, ये क्रिया मल का निषेचन करती है। तो आपको बहुत अच्छा होगा। एसिडिटी बढ़ने का मतलब है मल का कहीं ना कहीं रुकना, सड़ना, पाचन नहीं होना सही। पाचन संस्था जब अच्छे से काम नहीं करता है, यानी लीवर जब बहुत अच्छा काम नहीं करता है, तो आपको ये समस्याएं आने लगती हैं। तो अगर आप उकड़ू बैठेंगे तो ये समस्या धीरे धीरे दूर होगी। जी जी, मिस जी ने बहुत 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 अच्छे आसन का जो है बताया। और ओबेसिटी के बारे में एक क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ टू रिड्यूस ओबेसिटी। इसके ये लिए थोड़ा ये थोड़ा कठिन प्रश्न है,
वो इस तरह की चर्चा में अगर फिलहाल कोई मैं बताना चाहे तो। मैं बताता हूँ, सर जी ओबेसिटी कभी भी हाँ सुनिए। पाँव से नहीं घटती है। ओबेसिटी का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि इतने दिन करोगे तो घट जाएगा। ओबेसिटी को जो भी आप फॉलो करें उसको निरंतरता में चाहिए। समस्या ये होती है हर 15-20 दिन, महीना भर के बाद ओबेसिटी के लिए काम करने वाले व्यक्ति शिकार हो जाता है, कुछ हुआ नहीं, वो छोड़ देता है। 15 दिन 20 बराबर हो गया। तो ओबेसिटी में जो खान पान और रहन सहन है उसका बहुत ध्यान रखना जरूरी है, वो भी निरंतरता में, तभी कोई चीज काम करती है। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म दवा बताने का नहीं है, उपचार का नहीं है, इसलिए इसके लिए किसी सुयोग्य चिकित्सक से मिलकर के ही अपना लाइफस्टाइल और डाइट स्टाइल टाइटली फॉलो करने का तय करना चाहिए, तभी जाकर के ओबेसिटी काबू होती है। जी बहुत जी, बहुत धन्यवाद आर्या जी। आप म्यूट हो गए। पेट पे थोड़ा सा रगड़ते हैं तो उसमें भी जो उष्णता पैदा होती है उससे भी ओबेसिटी बहुत जल्दी कंट्रोल होती है। बाकी आपको डाइट फॉलो करना, जैसे सर ने अभी बताया है, उन सब के बारे में भी आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। जी मनीषा जी, आई थिंक अब कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोगों को, क्योंकि समय भी हो रहा है। सर, जी पलाश के पत्ते शहद के साथ लेने से क्या कमजोरी दूर होती है? आवाज आ रही इसके सर? बारे में, जी हाँ आवाज तो आई है, लेकिन इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है सर, आप पलाश कुछ बताना चाहिए। पलाश के फूल है, पलाश के फूल जो हैं उनका उपयोग मूत्र रोग में बहुत अच्छा है। पलाश के फूल, इसी तरह से पलाश के फूलों का जो अर्क है, जड़ का जो अर्क है, वो डायबिटीज से बहुत उपयोगी है। जी सर। लेकिन उसके जो फूल हैं वो सौम्य सजनन हो सकते हैं, अच्छा लगे मन को ऐसा कर सकते हैं, पर कमजोरी का ताल्लुक है कि नहीं है हमारे अनुभव में नहीं है। जी जी सर, फिर भी मैं जी सर। कोशिश करूंगा, उसको पता करके आपको बताता हूँ। जी सर। और किसी का कोई प्रश्न हो? मेरे विचार में सभी के प्रश्न खत्म हो चुके हैं मनीषा जी, और समय भी हो रहा है, तो सभी विशेषज्ञों के मूल्यवान समय को समझते हुए कि हमें इस सत्र को सबका समापन करना चाहिए। आप सभी विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी मूल्यवान जानकारी देने के लिए, और सभी प्रतिभागियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद सत्र में शामिल होने के लिए। सभी को नमस्कार, सभी का धन्यवाद। सभी को नमस्कार, सभी का धन्यवाद। नमस्कार सर। विशेषज्ञों के विशेष आपको भी से बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद। जो आप लोगों ने अमूल्य समय हम लोगों को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को, पूरी इसमें टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद मैम। मनीषा जी। धन्यवाद धन्यवाद। रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हुए